कि तस्वुर ख़याली तख़य्युल ज़ाद जो ख़ुसूसन जो अफसाना या नावल से मुख्तसर कहानी के तौर पे बयान किया जाता है, वो हमारे पास माइक्रो फिक्शन का दूसरा नाम। मौजूस नाज़रीन सामईन, तलबा तलिबात, आपकी खिदमत में मेरा सलाम व आदाब और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो कि खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह हिफाज़त में रखे, अक्ल और दनाई से मामूरी अता करे। हम अपनी पिछली इल्मी रवायत को बरकरार रखते हुए आज आपके सवालों की रोशनी में हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज का मौजू माइक्रो फिक्शन की रवायत और उसका एक मुख्तसर तारुफ है। अमूमन अदब की रवायत में जिस तरह ज़माने में दिन ब दिन साइंसी एतबार से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इसी एतबार से अदब भी अपना जो मैदान वुसअत की निगाह देखते हुए दूसरों को खुशामदीद और जी आया कहता है। अब बात की जाए माइक्रो फिक्शन की, तो इसके सियाको सबा को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। पुराने वक्तों की बात की जाए तो लोगों के पास इतनी मसरूफियत नहीं थी जो आज टेक्नोलॉजी का दौर, मसरूफियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के पास उस वक्त की नज़ाकत, वो अहमियत, वो ज़्यादा वुसअत के मानों में नज़र आती थी। इसी लिहाज से अदब की दुनिया में या अदब के मैदान में दास्तान ने जन्म लिया। दास्तान की इस जन्म ने रवायत एक बरकरार की जो नसरी अदब में हमारे पास बेशुमार अंदाज में मुख्तलिफ नकादों की और मुसन्फ़ों की रोशनी में मिलती है। जब मज़ीद इंसान ने तरक्की की राह पर हमार होने की कोशिश की, इंसान की मसरूफियत बढ़ती चली गई, तो दास्तान के बाद नावल निगारी ने अपना जन्म अदब के मैदान में लिया और अदब ने इसको भी खुशामदीद कहा। इसके बाद मज़ीद चलते चले जाएं तो इंसान की जो साइंसी टेक्नोलॉजी वो बढ़ती चली गई है। उसने इसमें वुसअत और जदीदियत की तरफ अपना कदम बढ़ाया, तो नावल के बाद अफसाने ने वहाँ पे जगह ले लिया। यानी जैसे जैसे मसरूफियत बढ़ती चली गई है, अदब ने भी मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन को अपने यहाँ जन्म दिया। तो नावल के बाद अफसाने का जन्म हमारे पास होता है, जिसको अंग्रेजी के अंदर मुख्तसर स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी का नाम दिया जाता है। इसके बाद मौजूदा दौर की बात तो अफसाने के बाद एक जदीद एक सिन्फ ने अपना जन्म लिया, जिस तरह साइंस की तरक्की का राज हम जानते चले जा रहे हैं। तो माइक्रो फिक्शन का एक उम्मीद इस्तिलाह का नाम है, जो उम्मीद नज़र से जायज़ा लेने का नाम है, जो अफसाना से भी मुख्तसर कहानी कहा जा सकता है। यानी उससे भी इख्तिसार का उनसर इसके यहाँ मौजूद होता है। अब बात की जाए, हमने सियाको सबा की रोशनी में देख लिया दास्तान, नावल, अफसाना और उसके बाद जो माइक्रो फिक्शन का उनसर हमारे पास अदब की दुनिया में जन्म लेता नजर आता है। तो माइक्रो फिक्शन की इस्तिलाह में देखा जाए तो ये अंग्रेजी के दो अल्फाज का मजमूआ है, माइक्रो और फिक्शन। ये इन दोनों का जो इज्तिमा ये मंजर आता है। तो जदीद अदबी सिन्फ में इसको मुतारफ किया गया। माइक्रो क्या एक साइंसी इस्तिलाह का नाम है, जिसने अदब में एक मुनफरद वजूद को तस्लीम करने का नाम भी दिया और करवा भी लिया। तो दौरे हाजिर में जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो ये जदीद अदब की तख्लीक का एक ज़रिया भी है, जो अदब को साइंसी असूलों पर इस्तेमाल करने का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं। तो इस एतबार से माइक्रो का जो लफ्ज़ है, इसका मतलब हमारे पास है छोटा होने के, और ये जब फिक्शन लफ्ज़ के साथ जुड़ता है तो ये अफसाने की इजादो इख्तिसार का दूसरा नाम कह सकते हैं, जो मुफाहिम या मानी के तौर पर कहा जा सकता है। तो माइक्रो फिक्शन के लुग़वी मानी बयान करते हुए तो ये कहा जा सकता है ये कलील मिकदार है, जो नहायत कम मिकदार में होती है। खुर्द इसको कहा जा सकता है, जो माइक्रो का दूसरा लफ्ज़ दिया जाता है। और डॉक्टर जमील जालमी ने भी इसकी मुझसे जो तारीफ़ की है कि कलील मिकदार मादे की नहायत कम मिकदार माइक्रो के मानों में थे। तो लुगत में भी जब देखा जाए तो हमारे पास माइक्रो का जो लफ्ज़ वो जिक्र आता है, तो फिक्शन के माफ़ी और मफ़हूम हमारे सामने ये वाज़ेह होते हैं कि तस्वुर ख़याली तख़य्युल ज़ाद जो ख़ुसूसन जो अफसाना या नावल से मुख्तसर कहानी के तौर पे बयान किया जाता है, वो हमारे पास माइक्रो फिक्शन का दूसरा नाम कहा जा सकता है। तो इस एतबार से माइक्रो फिक्शन के मानी हमारे पास वाज़ेह है जो पेश किए गए, वो हमारे पास यही आता है कि माइक्रो फिक्शन अदबी इस्तिलाह है, उससे जो आशना किया जाता है वो खुर्द अफसाना इसको कहा जा सकता है। छोटा अफसाना इसको मुख्तसर
اور 300 سے 600 الفاظ تک اس کی جو لمٹ ہے یا حد بندی کہی جا سکتی ہے۔ افسانے سے بھی مختصر سٹوری یا کہانی ہے جو علامتی طور پر بیانی کی جا سکتی ہے، جس میں بہت تھوڑے الفاظ مگر ایک جامع بات اس میں نظر آتی ہے جو بہت بڑی وسیع کے معنی میں ہمارے پاس آتی ہے۔ تو مائکرو فکشن جو پلاٹ، الفاظ اور معنی خیالات کی معنی خیزی بیان کرنے پر استوار ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر جملہ ایک مکالمہ اور تخلیقی رچاؤ کا سبب وہ ٹھہرتا ہے۔ موضوعاتی تناظر میں بات کی جائے تو مائکرو فکشن خیال یا واقعے کو تخیل کی بنیاد پر پیش کرتا ہے، جو صحافتی انداز بھی کہا جا سکتا ہے، لطیفہ گوئی کے برعکس بھی کیا جا سکتا ہے، اور حیرت انگیز اس کو دوسرا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے تو ادب نے اس میں بھی اپنی وسعت کو کیا کیا، بیان کیا، وسعت دینے کی کوشش کی ہے، اور اسی اعتبار سے آج مائکرو فکشن ایک عمدہ طور پہ صنف کے طور پر اردو ادب کا حصہ ہے، جو ہمارے ہاں ایک بہترین مثال کے طور پر ثابت ہوتی ہے۔ آگے آنے والے ایام میں ہم اس کی تفصیلی گفتگو کریں گے اور دیکھیں مختلف جو مصنفین ہیں، افسانہ نگار ہیں، انہوں نے کس طرح مائکرو فکشن پہ کام کیا اور کیا کیا اس کا تنقیدی جائزہ ہم دے سکتے ہیں۔ آنے والے ایام میں اس پہ گفتگو کریں۔ ہمارا آج کا موضوع تھا کہ مائکرو فکشن ایک تعارف کے طور پہ، جس کو آج ہم نے دیکھا موضوعاتی تناظر کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے، اس کی جانچ پرکھ اور روایتی طور پر جو اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں تھے۔ آپ کا کچھ سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔